हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताया था एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मतलब जो भी हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, ये कुछ सिद्धांतों को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। उन्हीं सिद्धांतों के विषय में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? मतलब कि जो हमारा विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये शुरू होती है जब माँ के गर्भ से बच्चे के शुरू हो जाती है और टिल डेथ तक ये चलती रहती है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकंड हमारा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? मतलब हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं और हम सभी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। मतलब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ। जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले बच्चा सर उठाएगा, उसके बाद वो बैठना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो खड़ा होता है और उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है। तो ये क्या है? ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। बच्चा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। सबसे पहले जब वो पैदा होता है, उसके बाद इन्फेंसी स्टेज में वो सबसे पहले सर उठाता है, फिर वो बैठना स्टार्ट करता है, फिर वो खड़ा होता है और उसके बाद वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो इसी को हम सभी ह्यूमन बीइंग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। मतलब बच्चा सबसे पहले कोई चलना नहीं स्टार्ट कर देगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा। उसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? क्राइंग करता है, उसके बाद बच्चा बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, फिर वो क्या करता है? एक शब्द बोलता है, फिर 2 और 3 शब्दों को सीखता है और बोलता है, फिर वो पूरे पूरे सेंटेंस बनाना सीख लेता है। तो इस तरह से वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो जो भी डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग का, वो एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, वो सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे सभी। तो यही सेकंड प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखिए, डेवलपमेंट तो सभी बच्चों का हो रहा है और वो एक पैटर्न भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो उनके डेवलपमेंट की जो स्पीड है, जो उनके डेवलपमेंट की स्पीड है, वो क्या डिफरेंट होगी। यही है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मतलब कि चाहे सेम एज के बच्चे अगर आप ले लीजिए, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब डिफरेंट स्पीड से होगा। इवन जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनके भी डेवलपमेंट की स्पीड क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ। जैसे कि ए और बी एंड सी 3 बच्चे हैं। ए ने जो है वो बैठते हैं बच्चे यूजुअली 6 to 7 मंथ्स में बच्चे बैठना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ए ने 7 मंथ्स में बैठना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बी ने 9 मंथ्स लग गया उसको, तब वो अच्छे से बैठ पाता था, उसने 9 मंथ्स में बैठना स्टार्ट किया। लेकिन सी 5 मंथ्स में ही बैठना स्टार्ट कर दिया। तो ए, बी और सी बैठ तो तीनों रहे हैं, तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले वो सर उठाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे। तीनों पैटर्न तो सेम फॉलो करेंगे, लेकिन उन्होंने बैठना जो था, ए ने 7 मंथ्स में स्टार्ट किया, बी ने 9 मंथ में किया और सी ने 5 मंथ में किया। मतलब उनकी जो स्पीड थी, उनके जो मोटर डेवलपमेंट की जो स्पीड थी, वो क्या है? डिफरेंट है यहाँ पर। तो यही हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, वेरिएशन इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे कि जो बच्चा है, तो वो जन्म जब लेगा तब से लेकर मृत्यु तक उसका डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन उस बच्चे का एक ही स्पीड से डेवलपमेंट नहीं होगा। किसी एज में उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा, किसी एज में उसका डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। जैसे कि इन्फेंसी में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन उसके बाद उसका फिजिकल डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिर जब वो एडोलसेंस में जाता है, फिर से उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट, वेरी फास्ट हो जाती है। तो यही है अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत।
अब हम लोग फिफ्थ प्रिंसिपल की ओर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, होल टू पार्ट, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे बच्चा जब स्टार्टिंग में सामान्य क्रियाएं करता है, जनरल एक्टिविटीज करता है, लेकिन बाद में वो विशिष्ट क्रियाएं या स्पेसिफिक एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है, वो रोता है, क्राई करता है, तो उस समय वो क्या करता है, उसकी पूरी होल बॉडी मूव करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करता है, फिर वो जब रोएगा तो उसकी उस रोने से रिलेटेड जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, सिर्फ वही मूव करेंगे। जैसे कि उसकी आईज उसमें इन्वॉल्व होगी और उसकी वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह से जब स्टार्टिंग में बच्चा जब रोएगा तब उसकी पूरी होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो इसी को बोलते हैं जनरल एक्टिविटीज। लेकिन जब वो बच्चा ग्रो करता है और वो तब रोता है, तब उसके सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट ही इन्वॉल्व होते हैं। इसी को हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं। और इसको होल टू पार्ट्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको होल टू पार्ट्स? इसका मीन्स ये है कि जैसे कि बच्चे ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी स्टार्टिंग में होल बॉडी इन्वॉल्व हो रही है जब वो रो रहा है, लेकिन बाद में उसके सिर्फ 2 ही 3 अंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे उसकी वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रही है और आईज इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरह से होल टू पार्ट की ओर बच्चा जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 6th प्रिंसिपल की ओर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? मतलब मिला देना कोई किसी चीज को। एकीकरण करना मतलब एक कर देना। इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 5th प्रिंसिपल में कि पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है, फिर वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। विशिष्ट क्रियाओं का क्या मतलब होता है? मतलब जो भी वो कार्य कर रहा है उससे जो रिलेटेड बॉडी पार्ट्स हैं वही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे बच्चा कैच कर रहा है कोई चीज, बॉल को कैच करने जा रहा है। जब वो बॉल को कैच करने जा रहा है तो सिर्फ उसके हैंड नहीं इन्वॉल्व होंगे, उसकी आईज भी इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह से जो 2 बॉडी पार्ट उसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा, फिर वो बॉल को कैच कर पाएगा। तो यही होता है इंटीग्रेशन। मतलब किसी एक कार्य को करने के लिए जब हम कई सारे उससे रिलेटेड कई सारे बॉडी पार्ट्स को एक करके उस कार्य को करते हैं, वही कहलाता है इंटीग्रेशन या एकीकरण। तो स्टार्टिंग में ये जो इंटीग्रेशन की एबिलिटी होती है ये बच्चे के अंदर नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसकी इंटीग्रेशन की एबिलिटी बढ़ती जाती है। मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि कोई कार चला रहा है, तो कार चलाने में उसको लेग्स का भी यूज करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना है, और उसको हैंड्स का भी यूज करना पड़ेगा, और उसके अलावा उसको आईज का भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो आगे देखेगा। तो इस तरह से उसके जो सभी बॉडी पार्ट्स हैं, सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं कार चलाने के लिए, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तब वो कार चला पाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग 7th प्रिंसिपल पर आ जाते हैं। 7th प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित मतलब आपस में संबंध होना। किसके बीच में आपस में संबंध है? जैसे कि जो डेवलपमेंट के मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स, मॉरल एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ये सब आपस में संबंधित होते हैं। मतलब ये सभी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यही है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। जैसे कि फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ। जैसे कि एक बच्चा है, वो फिजिकली डिसेबल्ड है। फिजिकली डिसेबल्ड है मतलब फिजिकली उसका डेवलपमेंट तो अच्छा नहीं हुआ है, वो ठीक से चल नहीं पाता है। सपोज करिए वो फिजिकली डिसेबल्ड है, उससे क्या होगा, जब वो और बच्चों के साथ में एक अच्छा पीयर ग्रुप नहीं बना पाएगा, और बच्चे उसको खेल में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो अकेला बैठा रहेगा। तो जब उसका पीयर ग्रुप नहीं बनेगा किसी से ज़्यादा, तो उसका क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। वो क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी नहीं बन पा रहे हैं, तो इस तरीके से उसका सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट पड़ेगा, उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि फियर की फीलिंग आएगी, लोनलीनेस की फीलिंग
फीलिंग भी एक डेवलप हो जाएगी क्योंकि वो अकेला रहेगा। एंगर की फीलिंग भी आएगी कि वो कोई बच्चा उसके साथ खेल नहीं रहा है, और उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा, उसको सोशल डेवलपमेंट भी इफेक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा उसके इमोशनल डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, वो बहुत ही फेमस मूवी थी आमिर खान की। उसमें बच्चे का नाम शायद ईशान था। तो उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया की वजह से उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखोगे स्टार्टिंग में उसको जो है वो बच्चों के साथ उसका झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोशली डेवलप नहीं हो पा रहा था, उनके साथ अच्छे से वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसके सोशल डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ रहा था। और उसके अलावा वो इमोशनल भी डेवलप नहीं अच्छे से हो पा रहा था, क्योंकि वो अपने इमोशंस को भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा था। तो इस तरह से जो उसके जो मेंटल डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उसके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ रहा था। इसलिए जो है, अगर हम चाहते हैं कि किसी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए ये सभी एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। मतलब दोनों ही इफेक्ट डालते हैं डेवलपमेंट पर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। ये डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट है। अगर हेरिडिटी भी इफेक्ट डालती है डेवलपमेंट पे और एनवायरनमेंट भी इफेक्ट डालता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों जरूरी हैं। अगर हम अच्छे से डेवलपमेंट चाहते हैं तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी किसी का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एक ऑर्फनेज सेंटर है, वहाँ पे जरूरी नहीं कि सभी बच्चों की जो IQ है वो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। क्या पता उसमें कुछ बच्चों की जो IQ है वो अबव एवरेज भी हो सकती है। तो जो अबव एवरेज वाली IQ वाले बच्चे हैं, क्या वो उतने अच्छे से डेवलप कर पाएंगे? क्या वो जो चाहते हैं वो बन पाएंगे? नहीं। क्यों? उनको हेरिडिटी में उनको जो बाय जीन्स जो उनको इनहेरिटेड हुए थे वो तो अच्छे थे जीन्स, लेकिन उनको एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों जरूरी होता है। हेरिडिटी होती है जो अपने पेरेंट्स से जो जीन्स के थ्रू हमें जो इनहेरिटेड मिलता है वही हेरिडिटी होती है, और एनवायरनमेंट है जो आसपास का वातावरण, जो हमारा नेबरहुड है, ये सब। इस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं या पूरक हैं। इस तरह से मैंने आपको अभी 8 प्रिंसिपल्स बताए हैं, अभी और भी थोड़े प्रिंसिपल बाकी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।